वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है, किसके कंट्रोल में है ये। तो देखो सीधी सी बात है कि ह्यूमंस हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यूज। अरे समझ रहे हो ना कि ह्यूमंस में क्या होता है कि एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम, मतलब कि जो रेस्पिरेशन है वो किस रेट से चलेगा, उसकी क्या रिदम होगी ह्यूमंस में, उसको मेंटेन करने का या आगे पीछे करने का उसके अंदर क्या होता है, सिग्निफिकेंट रोल होता है या हमारे पास एबिलिटी होती है वो करने की। सो ह्यूमंस हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissues। भाई बॉडी टिश्यूज की डिमांड प्रॉपरली हो रही है, कंप्लीट या नहीं हो रही, उसके हिसाब से रेस्पिरेशन को कम ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, नाउ दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, और नर्वस सिस्टम करता है ये काम। कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन मेडुला, याद रखना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेडुला में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला में। कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला में। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, बोलो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेडुला में प्रेजेंट है ना, इस ये प्राइमरली ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए। तो सबसे पहला सबसे मेन पार्टी कौन सी है? ये है सबसे मेन पार्टी जो रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सो आई कैन से दैट द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन मेडुला इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यस और नो? ओके, नाउ फॉलोइंग रेस्पिरेटरी ग्रुप्स रेगुलेट रेस्पिरेशन। फॉलोइंग रेस्पिरेटरी ग्रुप्स हैं जो रेगुलेशन को रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में ही, मेडुला में है ना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसमें ही कुछ रेस्पिरेटरी ग्रुप्स हैं, जैसे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जैसे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नाम से पता चल रहा है ये डॉर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला में प्रेजेंट है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट एट द डॉर्सल पोजीशन ऑफ मेडुला, मेडुला के डॉर्सल पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, देन डॉर्सल कौन सा? पीछे वाला डॉर्सल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। नाउ यहां से जो सिग्नल्स आते हैं ना, सिग्नल फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स, यहां से जो सिग्नल्स आते हैं, ये अभी ये क्या है? ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या है? ये बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक ग्रुप है ना, ये बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक ग्रुप है ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। यहां से जो सिग्नल आता है वो कहाँ को जाता है? ये याद रखना, डायफ्राम और ईआईसीएम यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ से जो सिग्नल आता है वो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास जाता है। ठीक है, और फिर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अरे यार, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल है? यही तो रेस्पॉन्सिबल है। इनमें तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनमें रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, देन ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ना, इसका एक काम होता है कि ये जो जनरल बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम है ना, उसको स्टार्ट कर देता है। ये जनरेट करता है बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम को, जैसे मतलब जो रेस्पिरेशन है उसकी जनरल रिदम, जो बेसिक रिदम है, उसको जनरेट कौन करता है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन मेडुला। ओके, नाउ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, नाउ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये इसकी पोजीशन क्या होती है? पहली बात तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, और ये वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला एंड इसके जस्ट एडजेसेंट में प्रेजेंट है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इतना याद नहीं रखना, बट इट रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। ये बड़ी एक सीधी सी बात है कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो कौन कराता है?
डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये जनरेट करता है बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद में अगर तुम इसकी तरफ देखोगे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप की तरफ, तो ये पड़ा रहता है, ये इनएक्टिव रहता है, रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप तो इनएक्टिव है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान ये वेंट्रल ग्रुप तो नॉन एक्टिव है, इनएक्टिव है। ठीक है, अब फिर इसका काम क्या होगा? ये तब काम आता है जब एनहेंस्ड रेस्पिरेशन चाहिए होता है, यानी थोड़ा सा इजाफा चाहिए होता है, सब कुछ थोड़ा सा फोर्सफुली होना, मतलब हो रहा है उससे ज़्यादा, उससे स्ट्रॉन्गर रेट पर। सो इन एनहेंस्ड रेस्पिरेटरी ड्राइव बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ये करवाता है। For enhanced respiratory drive, it is responsible for both inspiration and expiration. Okay, it remain inactive during normal respiration. And dorsal respiratory group in medulla, ये क्या कराता है? इसके सिग्नल्स क्या कराते हैं? ये जनरल या बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम को स्टार्ट करा देते हैं। उसके बाद में न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इट इज लोकेटेड ऑन पोन्स। ये पोन्स पे होता है, ब्रेन का रीजन पोन्स। न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच इज लोकेटेड ऑन पोन्स रीजन, ये इसका काम क्या होता है? इसको पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्विच ऑफ सेंटर, स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। pneumotaxic center, important, this is most important among these. Pneumotaxic center which is located on pons is known as the switch off point of inspiration. Switch off point of inspiration मतलब ये inspiration को बंद करता है, इसका मतलब तो यही पता चल रहा है। देखो, it reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. Pneumotaxic center located on pons, it is also known as switch off center of inspiration, switch off point of inspiration। ये एक्चुअली करता क्या है? ये इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देता है। 2 सेकेंड में हो रहा है तो कम टाइम में हो जाएगा। सो अगर इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को ये कम कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है? ये रेस्पिरेटरी रेट के अंदर डिफरेंस ला रहा है, ये अल्टर कर रहा है रेस्पिरेटरी रेट को। ओके, नाउ आफ्टर दैट हमारे पास एक न्यूरल मैकेनिज्म है जो कि ये इसको कंट्रोल करेगी। दिस इज हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क। दिस इज हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क। बोलो क्या है? हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये वैसे एक टाइप की प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, ये एक टाइप की प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। ब्रूअर हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्सिव आर्क, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। कैसे है देखो मैं बताता हूँ। इन वॉल्स ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, उनकी जो वॉल्स हैं वहाँ पर एट्रिया स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। वहाँ पर एट्रिया स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अच्छा, वॉल ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल पर एट्रिया स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ये एट्रिया स्ट्रेच रिसेप्टर्स जनरली इनएक्टिव होते हैं। ये एट्रिया स्ट्रेच रिसेप्टर्स नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं। ये एक्टिव कब होते हैं? ये एक्टिव तब होते हैं जब जो एल्वियोलाई है ना, जब एल्वियोलाई के अंदर मैक्सिमम एयर फिल हो जाती है, जब एल्वियोलाई के अंदर मैक्सिमम एयर फिल हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली इनएक्टिव रहते हैं ये एट्रिया स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये तब एक्टिवेट होते हैं जब एल्वियोलाई में मैक्सिमम एयर फिल हो जाती है। अब मैक्सिमम एयर फिल होते ही ये क्या हो गए? एक्टिव हो गए, आंखें खुल गई। अब एक्टिव होते ही इसका मतलब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, इसका मतलब यहाँ पर नाउ वी कैन से दैट द हैरिंग ब्रूअर्स आर्क बिकम्स एक्टिव। हैरिंग ब्रूअर्स आर्क बिकम एक्टिव, मतलब ये हैरिंग ब्रूअर आर्क मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गई है। अब ये क्या करेगी? इट सेंड इनहिबिटरी सिग्नल्स टू द इंस्पायरेटरी सेंटर। ये क्या करेगी? इनहिबिटरी सिग्नल सेंड करेगी इंस्पायरेटरी सेंटर को। इंस्पायरेटरी सेंटर को इनहिबिटरी सिग्नल्स सेंड करेगी कि भाई इंस्पायरेशन को बंद करो क्योंकि एल्वियोलाई में मैक्सिमम एयर भर चुकी है। सो ये हैरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स आर्क ने क्या किया? ये एक्टिवेट हुई कब? जब मैक्सिमम एयर फिल हो चुकी थी एल्वियोलाई में।
और इसने क्या किया, एक्टिवेट होने के बाद सिग्नल सेंड किए, इनहिबिटरी सिग्नल सेंड किए इंस्पायरेटरी सेंटर को कि बस भाई रुक जाओ, अभी इंस्पायरेशन नहीं करना है क्योंकि एल्वियोलाई पूरी फिल हो चुकी है, मैक्सिमम फिल हो चुकी है, और अब अगर इससे ज़्यादा इंस्पायरेशन हुआ तो एल्वियोलाई बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, डैमेज हो जाएगी। सो यही मैंने लिख रखा है कि ये जो पूरी मैकेनिज्म है इसका फ़ायदा क्या हुआ कि प्रोटेक्शन ऑफ एल्वियोलाई फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग एंड बर्स्टिंग। Okay, now this is the advantage, that's why it is known as protective reflex, that is why it is known as protective reflex। कहाँ से स्टार्ट हुई थी कहानी की, टर्मिनल ब्रोंकियोल की जो वॉल है वहाँ पर एट्रिया स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं, ये तब एक्टिवेट होते हैं जब एल्वियोलाई में मैक्सिमम एयर फिल होती है। देन ये जो मैकेनिज्म है ना, ये हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स आर्क, ये तभी काम करती है, इसका काम करने का एक वो हम बोल सकते हैं कि क्राइटेरिया क्या है कि इट वर्क्स ओनली व्हेन नॉर्मल मैकेनिज्म इज स्विच ऑफ इंस्पायरेशन डज नॉट वर्क टाइमली ड्यू टू एनी रीजन। ये मैकेनिज्म तभी काम करती है, हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स आर्क, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क ये तभी काम करती है जब नॉर्मल इंस्पायरेशन के जो रिसेप्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे होता। अब ऐसा थोड़ी कि इंस्पायरेशन होता ही जाए, अब इंस्पायरेशन को भी कंट्रोल वे में करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन जब किसी कारणवश वो काम नहीं करें तब उस समय ये मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, Then you know next thing is chemosensitive area। कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है नियर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमने पढ़ा था मेडुला ऑब्लंगेटा में, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट है, एंड दिस कीमोसेंसिटिव एरिया इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ की कंसंट्रेशन। ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो है विच इज सिचुएटेड नियर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। अगर ब्लड में कहीं भी इसको CO2 और H+ कंसंट्रेशन दिखाई देगी, CO2 H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई मान लो, सो इंक्रीज होने से क्या होता है कि इनका एक्टिवेशन हो जाता है, ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, दिस एरिया बिकम्स एक्टिवेट, और ये सिग्नल सेंड करता है, दिस सेंड सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल सेंड करते हैं जिससे ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज ही क्यों हुई सर, डिक्रीज क्यों नहीं हुई, क्योंकि यार CO2 इंक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करने की जरूरत है ताकि O2 अंदर ज्यादा आ सके। नाउ एक बात है कि जो ये कीमोसेंसिटिव एरिया है जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नियर लोकेटेड है, हाईली सेंसिटिव है CO2 और H+ की कंसंट्रेशन के लिए, क्वेश्चन ये आता है कि सर ये O2 की कंसंट्रेशन के लिए क्यों नहीं, O2 को नहीं देखता क्या ये, तो इसका जवाब है कि जो O2 है ना उसका रोल इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने में इनसिग्निफिकेंट होता है। वी कैन से दैट O2 का कोई ऐसे नहीं माना जाता, केवल CO2 और H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। देन आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, आई होप आपको दिख रहा हो, आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी जो है ना वहाँ पर कुछ कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कीमो रिसेप्टर्स आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी पर भी प्रेजेंट हैं। ये कीमो रिसेप्टर्स ये क्या काम करते हैं, ये O2 की कंसंट्रेशन को देखते हैं, हालांकि ये CO2 और H+ को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, बट मैं यहाँ पर O2 की बात कर रहा हूँ। ये कीमो रिसेप्टर्स O2 की कंसंट्रेशन देखते हैं, अगर ब्लड में O2 की कंसंट्रेशन कम होती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट हैं, आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी में ये एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ सेंसरी इंपल्स सेंड करते हैं टू रेस्पिरेटरी सेंटर। किसको सेंड करते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। और अब क्या होगा, ये सेंसरी इंपल्स सेंड करने के बाद ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्टिवेट होकर के क्या करता है, रेस्पिरेशन की रेट को इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। सो बस अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज हो गई। अब देखो
नाउ कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर की एक्टिविटी को। एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इज अफेक्टेड बाय, तो दो चीज़ों से इफेक्ट होता है, मतलब एडिशनली ऑल्सो अफेक्टेड बाय। अगर मैं इस सेंटेंस को रिफ्रेम करके ऐसे बोलूँगी, एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय, तो बॉडी टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो अगर जब 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 बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है ना, जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि ये रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देता है ताकि सब नॉर्मल बराबर लाया जा सके। तो एक बार फिर देख लो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की एक्टिविटी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। अगर बॉडी टेम्परेचर कम होता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस केस में रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है। कौन करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर ही करता है। सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।